बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टोमेटा का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने स्टोमेटा की स्ट्रक्चर को डिटेल में देखा था कि कैसी इसकी शक्ल होती है, किन किन चीज़ों के मिलने से स्टोमेटा बनता है। आज हम ये देखेंगे कि स्टोमेटा कैसे काम करता है, इसकी ओपनिंग या क्लोजिंग कैसे होती है, क्या होगा कि स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा और क्या होगा कि स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। हाँ जी, तो स्टोमेटल पोर ओपन तब होगा जब गार्ड सेल टोटली टाइट होंगे, टर्जिड होंगे, ठीक है। और जिस टाइम गार्ड सेल लूज़ हो जाएंगे, अपने पानी को निकाल देंगे, लूज़ हो जाएंगे, तो नतीजतन स्टोमेटल पोर जो है वो बंद हो जाएगा। हाँ जी, तो फिजियोलॉजी जब हम डिटेल में देखेंगे तो हमने ये देखना है कि कैसे गार्ड सेल से पानी निकल के चला जाता है और स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है, और कैसे गार्ड सेल के अंदर क्या होता है कि गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाता है, गार्ड सेल टाइट हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। हाँ जी, तो गार्ड सेल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल के सेंटर में ही स्टोमेटा होता है, तो गार्ड सेल ही रोल प्ले करेंगे। हाँ जी, तो ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन, द चेंज इन ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन एंड शेप ऑफ गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जो गार्ड सेल के अंदर मौजूद सोल्यूशन है उसकी कंसनट्रेशन कैसी है, वो गाढ़ा है या वो पतला है, उसकी जो ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन होगी वो डिसाइड करेगी कि गार्ड सेल ने लूज़ होना है या टाइट होना है, ठीक है। अच्छा जी, द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज़ थिक एंड इनइलास्टिक। ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि जो गार्ड सेल की इनर कनकेव वाली साइड है, इनर वाली साइड है, जिधर वाली साइड पे स्टोमेटा है, वो जो साइड है उसकी जो वॉल है वो बड़ी थिक है, मोटी सारी बनी हुई है और इन इलास्टिक है, खींच नहीं हो सकती, ठीक है। बट देयर आउटर वॉल इज़ थिन एंड इलास्टिक, लेकिन जो आउटर है वो थिन और इलास्टिक है। इट कैन बी स्ट्रेच्ड। द डिफरेंस बिटवीन द इनर and the outer wall of the guard cell is responsible for opening and closing of stomata। तो जो outer wall है वो कितनी स्ट्रेच हो के ओपन हो जाएगी, कितनी लूज़ हो जाएगी, यही चीज़ स्टोमेटा को ओपन करेगी या क्लोज़ करेगी। हाँ जी, तो फर्स्ट पॉइंट है गेन ऑफ टर्गर। सेल टर्जिड कब होगा, जब वो पानी को अब्जॉर्ब करेगा और उसकी थिन वॉल स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही वो थिक होगी तो गार्ड सेल्स जो हैं वो उसकी वॉल स्ट्रेच हो जाएगी और उसकी जो इनर साइड है वो कनकेव शेप में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। दोनों गार्ड सेल्स के दरमियान गैप बहुत बढ़ जाएगा। जब दोनों सेल्स के दरमियान गैप बढ़ जाएगा तो आप देखेंगे कि स्टोमेटा ओपन हो गया, ठीक है। लॉस ऑफ टर्गर सेल, लॉस कैसे होगा, गार्ड सेल में से पानी बाहर निकल जाएगा। जैसे ही पानी बाहर निकलेगा तो जो गार्ड सेल की इनर वॉल है जो कि पहले कनकेव हो गई थी, अब वो कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। दोनों सेल्स की वॉल स्ट्रेट हो गई है, दोनों सेल आपस में जुड़े हुए होंगे और अंदर स्टोमेटा जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाएगा, नज़र आना बंद हो जाएगा आपको, और आप कहेंगे जी स्टोमेटा जो है वो क्लोज़ हो चुका है, स्टोमेटल पोर क्लोज़ हो चुका है। और ऐसी हालत में गार्ड सेल अपना टर्गर लूज़ कर चुके होते हैं और टोटली इनका जो टर्गर होता है, टर्गर प्रेशर इनके अंदर वो कम हो चुका होता है या ख़त्म हो चुका होता है। हाँ जी, जब स्टोमेटा कैसे ओपन होगा, कैसे क्लोज़ होगा, पानी तो उसमें से निकलेगा या पानी उसके अंदर आएगा। पानी क्यों आएगा, पानी खुद ही तो किसी जगह नहीं ना आता जाता। क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं जो कि पानी को अंदर आने पे, अंदर से बाहर निकलने पे मजबूर करती हैं, जिस स्टोमेटा बंद होता है या स्टोमेटा ओपन होता है। तो इसके लिए थ्योरीज़ हैं। तो फर्स्ट थ्योरी है हमारे पास स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ये थ्योरी डिस्कस करेगी पीएच के बेस पे, आपको समझाएगी कि जब हाई पीएच होती है तब क्या होता है, जब लो पीएच होती है तब क्या होता है। सॉरी, एक तो मोबाइल क्लोज़ हो जाता है जल्दी से। हाँ जी, तो हाई पीएच पे क्या होता है और लो पीएच पे क्या होता है, इस बेस पे आप समझ पाएंगे स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस को। ये थ्योरी दी थी एस.टी. सायरे ने 1926 में। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक गार्ड सेल के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है स्टार्च फॉस्फोरिलेज। ये एंजाइम सब कुछ कंट्रोल करता है, स्टोमेटा के ओपन होने को, स्टोमेटा के क्लोज होने को। ये खुद तो कंट्रोल नहीं करता जाके डायरेक्टली, बल्कि ये अंदर इस तरीके से काम करता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग जो है वो उसका बाइस बन जाता है। हाँ जी, तो हाई पीएच है। हाई पीएच पे हम देखते हैं क्या होता है। सुबह का टाइम है, पत्ते पे लाइट गिरना शुरू हुई है, सूरज निकला है, तो पत्ते पे क्या पड़ना शुरू हो गई है, रोशनी। रोशनी की मौजूदगी में जो पत्ते में कार्बोनिक एसिड है वो फ़ौरन से चेंज हो जाएगा CO2 के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर।
अब जो एसिड होता है उसकी आपको पता है पीएच कम होती है, ठीक है। अब जो गार्ड सेल में एसिड था वो ख़त्म हो गया है, पहले पीएच जब एसिड था तो कम थी, अब उसकी पीएच क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। आपका टॉपिक भी है हाई पीएच, ठीक है। एसिड कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो जो गार्ड सेल है उसकी जो पीएच है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। एसिडिटी जो है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। पीएच जो है गार्ड सेल की वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा जी, अब जब ये पीएच इंक्रीज़ होती है तब ये एंजाइम क्या करना शुरू कर देता है। ये एंजाइम जिस टाइम पीएच हाई होगी उस टाइम ये एंजाइम गार्ड सेल के अंदर मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। एक दफ़ा मैं दोबारा से बोल रही हूँ, लाइट पड़ी पत्ते पे, ठीक है, और जो लीफ के अंदर कार्बोनिक एसिड था वो कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। एसिड की वजह से उसकी पीएच कम थी, लेकिन अब एसिड ख़त्म हो गया तो पीएच क्या हो चुकी है, हाई हो चुकी है। जैसे ही पीएच हाई हुई तो वो जो एंजाइम है उसने स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। आपको पता है स्टार्च हल नहीं होती। एक ना ये मुसीबत है, ये बंद हो जाता है जल्दी। हाँ जी, स्टार्च जो है वो सोल्यूबल नहीं होती। आलू जो है वो प्योर फॉर्म है स्टार्च की। आप आलू को पानी में हल कर लें, कभी भी नहीं होता, आप उसका सोल्यूशन नहीं बना सकते। अच्छा, लेकिन जो आपके पास ग्लूकोज है वो हल हो जाता है, ठीक है। अब जितनी गार्ड सेल में स्टार्च मौजूद थी वो कन्वर्ट हो चुकी है ग्लूकोज में। ग्लूकोज लीफ में मौजूद या गार्ड सेल में मौजूद पानी के अंदर हल होगा और पानी के सोल्यूशन, और जो गार्ड सेल का सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में आपकी बुक के जो वर्ड्स हैं उसके मुताबिक उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। गार्ड सेल के अंदर मौजूद ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही अब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ है, ठीक है, तो गार्ड सेल के अंदर बाहर से पानी आएगा, ठीक है। उसके अंदर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, लिहाजा बाहर से क्या लेगा, पानी आएगा। पानी ऑटोमेटिकली इर्द गिर्द के सेल से गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा। अब क्या हुआ, गार्ड सेल के अंदर पानी एंटर हुआ तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसका टर्जिड क्या हो जाएगा, उसकी टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सेल टर्जिड हो जाएगा, उसकी इनर वॉल कनकेव हो जाएगी, सेल टोटली टाइट हो जाएगा और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। तो मैंने आपको शुरू किया था कहाँ से, जब लाइट पड़ी, तो हम इसीलिए कहते हैं कि डे टाइम में स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। कैसे ओपन होते हैं, क्योंकि लाइट पड़ती है। लाइट तो नहीं उसको आके खोल देती, उसको धक्के दे के तो नहीं गार्ड सेल को दूर दूर कर देती और स्टोमेटा ओपन होता, बल्कि ये पूरी स्टोरी होती है इसके पीछे। आप इसको डायग्राम में भी सॉरी ये जो थोड़ा सा नीचे आपको दिखाया हुआ है इक्वेशंस बना के, अगर आप इसको समझें तो आपको समझ आ रही है कि स्टार्च जो है वो फॉस्फेट लेने के बाद चेंज हो जाएगा डे टाइम में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आएगा तो जो कंसंट्रेशन है गार्ड सेल की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, सोल्यूट्स अंदर बढ़ेंगे तो एंट्री ऑफ वाटर की हो जाएगी गार्ड सेल के अंदर। गार्ड सेल के अंदर पानी आएगा तो गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा, टर्जिड हो गया तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको फुल स्टोरी उसने समझाई हुई है। नेक्स्ट है लो पीएच। लो पीएच इसके ऑपोजिट है। जब सेल के ऊपर रोशनी नहीं पड़ेगी या जब अंधेरा होना शुरू होगा तो गार्ड सेल के ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कैसे ख़त्म होगी, जो मौजूद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देगी। एसिड आ गया है। एसिड क्या होता है, एसिड की पीएच क्या होती है, कम होती है, तो आपकी पीएच क्या हो जाएगी गार्ड सेल की, कम हो जाएगी, लो पीएच। इसीलिए इस पॉइंट का नाम है लो पीएच। पीएच आपके पास कम हो चुकी है, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। जो आपके पास स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही थी वो क्या होगा, ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है स्टार्च जो है वो इनसोल्यूबल होती है। एक तो ये भी बंद हो गया, अब कौन से वाला था, हाँ हाँ जी ये था, हाँ जी। स्टार्च जो है वो बन जाएगी, ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा, स्टार्च इनसोल्यूबल है, हल नहीं होगी,
तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर, गार्ड सेल के अंदर कम हो जाएगी। गार्ड सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो गई है तो पानी एक्स्ट्रा है, पानी गार्ड सेल में से निकल के इर्द गिर्द वाले सेल्स में चला जाएगा। इर्द गिर्द वाले सेल्स में जिस ही टाइम पानी जाएगा तो आपका गार्ड सेल क्या कर जाएगा, उसकी टर्जिडिटी कम हो जाएगी, गार्ड सेल लूज़ हो जाएगा, उसकी इनर वॉल क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट हो जाएगी तो आप देखेंगे स्टोमेटा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, स्टोमेटल पोर कम हो जाएगा और हम कहेंगे जी स्टोमेटा बंद हो गया। हाँ जी, अब है जी थ्योरी दी है ना उन्होंने, कोई इसके पीछे पॉइंट्स होंगे, कोई सबूत होंगे, हमें सबूत देने पड़ेंगे थ्योरी क्यों ठीक है क्यों नहीं ठीक। हाँ जी, तो हमने देखा थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि पीएच आप ज़्यादा कर दें तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, पीएच आप कम कर दें तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। उन्होंने आर्टिफिशियली कुछ और केमिकल्स दे के जो पीएच थी उसको कम या ज़्यादा किया। हाँ जी, उन्होंने क्या अप्लाई किया, नंबर 1 उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में वो कह रहा है कि उन्होंने दी अमोनियम हाइड्रोक्साइड रात के टाइम में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको नाम से पता चल रहा है ये बेस है, जब ये देंगे तो पीएच क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, लेकिन टाइम कौन सा है, रात का है। उन्होंने जिस टाइम अमोनियम हाइड्रोक्साइड दी, पीएच हाई हो गई तो स्टोमेटल पोर खुद ब खुद बन गया, स्टोमेटल पोर ओपन हो गया, स्टोमेटा ओपन हो गया। तो ठीक था, हाई पीएच पे ये थ्योरी कह रही है कि आप पीएच हाई करते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। हाँ जी, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड उन्होंने रात को दे के देखी तो रात को भी स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या किया, एसिड उसे दे के देखा दिन टाइम में। दिन टाइम में पीएच क्या होती है, हाई होती है, हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, तो उन्होंने दिन टाइम में उसे क्या दे दिया, एसिड दे दिया। एसिड देने से पीएच क्या होती है, कम हो जाती है, लो पीएच हुई तो स्टोमेटा दिन टाइम में क्लोज हो गया। तो ठीक है, ये थ्योरी ठीक है, इसका मतलब है। अच्छा जी, वैसे 2 पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी हैं, 2 एविडेंसेस इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन थर्ड पॉइंट भी आप देख लें, वो कह रहे हैं सम वेवलेंथ ऑफ लाइट की जो कुछ वेवलेंथ है, जिस तरह ब्लू वाली और रेड वाली, ये भी अफेक्ट करती है स्टोमेटल ओपनिंग को। जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है स्टोमेटल ओपनिंग का और फोटोसिंथेसिस का वो सेम होता है। ठीक है, मतलब रेड और ब्लू लाइट में जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम होती है, तो स्टोमेटल ओपनिंग भी इस लाइट में क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसके अलावा जो फॉस्फोरिलेज एंजाइम है वो बहुत एक्टिव है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में, और शुगर को आपने पढ़ा कि खुद ब खुद कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च के अंदर ये दोनों तरफ एंजाइम जो है वो काम करता है। ठीक है, और ये एंजाइम कन्वर्ट करता है 1000 मॉलिक्यूल स्टार्च के शुगर के अंदर 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, और इसी वजह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर ये इतनी जल्दी कन्वर्जन करता है तो स्टोमेटल ओपनिंग भी ये कितनी जल्दी कर देता होगा। हाँ जी, ऑब्जेक्शन भी है इसके ऊपर, एक ऑब्जेक्शन भी कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर स्टार्च होती नहीं है, मसलन जो ओनियन होता है, प्याज, इसके पौधे में स्टार्च नहीं होती, लेकिन इसमें भी स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी कैसे काम करेगी इसके अंदर, ये उन्हें ऑब्जेक्शन है। इसके अलावा आपको पता है कि जो स्टोमेटा होते हैं, अगर आप हल्की सी भी सनलाइट दे दें, वेरी डिम लाइट सनलाइट, इवन का जो मून लाइट है उसके अंदर भी स्टोमेटा ओपन हो जाता है, लेकिन तब फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ठीक है, स्टोमेटा तब भी ओपन हो जाता है लेकिन तब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, तो ये भी ऑब्जेक्शन है। बस 2 ऑब्जेक्शन काफ़ी हैं आपके लिए। नेक्स्ट आ जाए पोटाशियम आयन एक्सचेंज हाइपोथेसिस। तो ऊपर वाली जो थ्योरी थी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगे कुछ, इसके अलावा वक्त के साथ साथ बाकी साइंटिस्ट भी वर्क कर रहे थे, एक और हाइपोथेसिस दी गई, तो ये वाली है जी पोटाशियम आयन एक्सचेंज हाइपोथेसिस। इसको मेलेट हाइपोथेसिस भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मेलेट आयन भी आता है। पोटाशियम हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम आयन भी आता है। अब हम पढ़ते हैं इसको। नंबर 1 है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे ओपन होगा, कब होती है स्टोमेटल ओपनिंग, जाहिर सी बात है डे टाइम में होती है। जैसे हमने वो वाली थ्योरी पहले वाली स्टार्ट की थी ना कि जब लाइट पड़ेगी, तो इसको भी हम वहीं से शुरू करते हैं कि दिन शुरू हो गया है, सुबह का टाइम है, पत्ते के ऊपर रोशनी आना शुरू हो गई है। ठीक है, तो जैसे ही लीफ के ऊपर रोशनी पड़ेगी तो मैलिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, गार्ड सेल में मैलिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा।
अब जो गार्ड सेल के अंदर मैलिक एसिड बना है वो एक वीक एसिड है, वो वीक एसिड फ़ौरन से टूट जाएगा मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन, दो आयनों में के अंदर ये वाला जो मैलिक एसिड है ये ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, अब जो हाइड्रोजन आयन है ये बहुत छोटा सा होता है साइज़ में, ये वहाँ से लीक कर जाएगा। ठीक है, लीक कर जाएगा हाइड्रोजन आयन जो है वो गार्ड हाइड्रोजन आयन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गार्ड सेल एंड पोटाशियम आयन एंटर द गार्ड सेल। जो गार्ड सेल की वॉल है उसमें से जो हाइड्रोजन आयन है वो लीक करके बाहर चला जाएगा, बाकी सेल्स में चला जाएगा। अच्छा, अब देखें ज़रा, हाइड्रोजन आयन पे पॉजिटिव आयन था, पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बाहर निकल गया है तो इनर साइड सेल की मोर नेगेटिव हो जाएगी। सेल को अपने आप को हर सूरत में स्टेबल करना है। ठीक है, तो बाहर से पोटाशियम आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो बाहर से सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करने के लिए, ये सेल के अंदर चार्ज को स्टेबल करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज बाहर आया था तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर चला गया है। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ। सनलाइट पड़ी पत्ते पे, मैलिक एसिड बना, मैलिक एसिड फ़ौरन से ब्रेक डाउन हो गया मैलेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन में। मैलेट आयन बड़ा सारा होता है लिहाजा वो गार्ड सेल में ही रहेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन आयन है वो गार्ड सेल से बाहर निकल आया है। बाहर निकल आया है तो अपने आयनिक बैलेंस को स्टेबल रखने के लिए, अपने चार्ज को बैलेंस रखने के लिए, उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए पोटाशियम आयन बाहर से गार्ड सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, अब गार्ड सेल के अंदर क्या है, आप ये जो डायग्राम आपको दिखाई हुई है, आप फर्स्ट वाली डायग्राम को अगर देखें जिसमें आपको स्टोमेटा ओपन नज़र आ रहा है, इसमें पोटाशियम आयन गार्ड सेल के अंदर जाता हुआ एरो लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, पोटाशियम आयन अंदर चला गया और हाइड्रोजन आयन बाहर आ गया। अच्छा जी, अब जो पोटाशियम आयन है और मैलेट आयन है, ये पोटाशियम मैलेट जो है ये एक सोल्यूट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और जो गार्ड सेल है उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, लिहाजा अब उसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गई है, उसका ऑस्मोटिक लेवल बढ़ गया है, तो पानी जो है वो सराउंडिंग से या इर्द गिर्द वाले सेल से गार्ड सेल के अंदर आएगा। जैसे हमने पिछली में पढ़ा था ना कि ग्लूकोज ने सोल्यूशन को जो गार्ड सेल का था उसको कंसंट्रेट कर दिया था, लिहाजा पानी बाहर से अंदर आ गया था। इसी तरह इसके अंदर जो पोटाशियम मैलेट है उसने उसकी जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है गार्ड सेल की वो बढ़ा दी है, लिहाजा बाहर से पानी इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पानी आएगा आपको पता है नेक्स्ट क्या स्टोरी है, गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। आप फर्स्ट वाली डायग्राम में देखें, पोटाशियम आयन भी अंदर आता हुआ आपको दिखाया जा रहा है और पानी भी अंदर आता हुआ आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, और स्टोमेटल पोर ओपन है। तो ये है टोटल स्टोरी। नेक्स्ट क्या होगी, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इसकी ऑपोजिट होगी। रात का टाइम है, रोशनी आना बंद हो गई है, तो वो वाला आयन जो कि हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहा था, पोटाशियम आयन अंदर आ रहा था, ये एक पंप के ज़रिए आ जा रहे थे। ये पंप उलट काम करेगा, ये हाइड्रोजन आयन को अंदर डालेगा, पोटाशियम आयन को बाहर निकालता जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन अंदर आया, हाइड्रोजन आयन दोबारा से मिलेगा मैलेट आयन के साथ और मिलके बना देगा मैलिक एसिड। ठीक है, एसिड बन गया है आपके पास। चलो जी, एसिड को पौधा यूज़ करना शुरू कर देगा। रिस्पायरेशन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मैलिक एसिड सारा इस्तेमाल हो जाएगा और जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है, सारा नहीं मतलब ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल हो जाएगा, उसकी मकदार आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है गार्ड सेल की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सोल्यूट कंसंट्रेशन कम हो गया तो पानी ऑटोमेटिकली गार्ड सेल से बाहर निकलेगा। जैसे ही पानी बाहर निकलेगा तो गार्ड सेल लूज़ हो जाएगा, स्टोमेटल पोर ख़त्म हो जाएगा या स्टोमेटा बंद हो जाएगा। ठीक है, ये होती है स्टोमेटल क्लोजिंग की स्टोरी इस हाइपोथेसिस के मुताबिक। तो दोनों हाइपोथेसिस हैं, दोनों चल रही हैं आपकी बुक में, इसीलिए दोनों दी गई हैं। एक के ऑब्जेक्शंस भी आपको बता दिए, उसकी एक्सेप्टेंसेस की बुनियादें भी आपको बता दी कि क्यों उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है या क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, सेकेंड थ्योरी भी आपको समझा दी है। नेक्स्ट थोड़ी थोड़ी सी उसने मोटी मोटी सी बातें की हुई हैं जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, वही वो यहाँ पे रिपीट कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जो CO2 की कंसंट्रेशन है लीफ के अंदर
और लाइट जो सूरज की रोशनी है और जो पत्ते में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, ये भी पोटाशियम आयन की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम देखते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो गई है पत्ते के अंदर, तो जो पोटाशियम आयन की मूवमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर पत्ते में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, दिन का टाइम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, पौधे को फोटोसिंथेसिस करनी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो क्या होगा, दिन के टाइम क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाती है, पत्ते में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है। दिन टाइम में पत्ते में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है। कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की कमी रात के वक्त नहीं होती। रात को पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता, लेकिन वो सांस ले रहा होता है। सांस लेने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें बन रही होती है। ठीक है, तो जहाँ पर उसने बात की है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो गया है, आपके दिमाग में फ़ौरन ये बात आनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हुआ है, तो इट्स मीन कौन सा टाइम है, डे टाइम है, पत्ते पे रोशनी आ रही है। क्यों कम हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, या तो जो मौजूद थी वो पौधे ने अपनी फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर ली है। ठीक है, तो अब क्या होगी, ये कमी होगी है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी, फ़ौरन से पोटाशियम आयन कहाँ जाएंगे, गार्ड सेल के अंदर जाएंगे। गार्ड सेल के अंदर जैसे ही पोटाशियम आयन जाएंगे, गार्ड सेल आपको पता है वो टर्जिडिटी गेन करेगा और नतीजतन जो है स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। जल्दी से स्टोमेटा ओपन होगा ताकि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आए और पौधा अपनी फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लू लाइट। कह रहे हैं जो ब्लू लाइट है वो गार्ड सेल को एसिडिक कर देती है। ठीक है, जो गार्ड सेल्स हैं इसमें से प्रोटॉन्स निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे ही जैसे ही उसके ऊपर ब्लू लाइट पड़ती है, गार्ड सेल में से प्रोटॉन निकल जाते हैं। प्रोटॉन निकलेंगे तो जाहिर सी बात है आयन स्टेबिलिटी तो चाहिए, फ़ौरन से अंदर क्या आ जाएगा, पोटाशियम आयन जाएगा, और जैसे ही गार्ड सेल में पोटाशियम आयन जाता है, गार्ड सेल ओपन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ हार्मोन। कुछ हार्मोन्स भी हैं गैस जो स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। आपने फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ा है ठीक है, फर्स्ट ईयर में हार्मोन्स हम पढ़ते हैं या सेकंड ईयर में आई थिंक सेकंड ईयर में, यस हाँ, सेकंड ईयर की बुक में आते हैं हार्मोन्स। हाँ जी, तो सेकंड ईयर की बुक में बड़ा क्लियरली लिखता है कि जब सिसिक एसिड है, जब ये पौधे में बनना शुरू हो जाए तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे यही बात कर रहा है कि कुछ हार्मोन्स जो हैं वो भी स्टोमेटा की जो है ओपनिंग या क्लोजनिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक हार्मोन होता है मेसोफिल सेल्स में जो बन रहा होता है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। ये वाला हार्मोन गार्ड सेल में जब बनना मेसोफिल सेल में जब बनना शुरू होता है तो गार्ड सेल्स में से फ़ौरन से पोटाशियम आयन को बाहर निकाल देता है। जैसे ही पोटाशियम आयन बाहर निकलेंगे, ये तो आपको पता ही है कि पोटाशियम आयन अंदर आया तो स्टोमेटा ओपन, पोटाशियम आयन बाहर गया तो स्टोमेटा क्लोज। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड जो है वो पोटाशियम आयन्स को बाहर निकालता है, जिसके नतीजे में स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो एब्सिसिक एसिड का भी रोल है स्टोमेटल क्लोजिंग के अंदर के, जैसे ही एब्सिसिक एसिड बनता है स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ऐसा हाँ जी, तो जो हमारे पास डेजर्ट के प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनको पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, ऐसे पौधों के अंदर एब्सिसिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे पौधों को अपने स्टोमेटा को पानी को उड़ने से रोकने से बचाने के लिए अपने स्टोमेटा को बंद करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे पौधों को पानी की कमी होती है। वैसे ही इलाके में ग्रो कर रहे होते हैं जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। ठीक है, तो दिन टाइम में भी पौधे को अपने स्टोमेटा बंद करने पड़ते हैं। ऐसे पौधे को अपनी फोटोसिंथेसिस को रोक देना पड़ता है अपने स्टोमेटा को बंद करके। क्यों? क्योंकि उनकी तो ज़िंदगी ख़तरे में होती है। अगर उनका पानी इवेपोरेट कर जाए तो उनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो वो कैसे अपने स्टोमेटा को डे टाइम में कंट्रोल करते हैं, हमने तो पीछे पढ़ा है कि जैसे ही ऊपर लाइट पड़ना शुरू होती है तो ये वाले काम होते हैं, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो लाइट तो उस पर पड़ी होती है, लेकिन वो फिर भी स्टोमेटा को क्लोज रखता है। कैसे रखता है? उसके अंदर एब्सिसिक एसिड बनता है, एब्सिसिक एसिड पोटाशियम आयंस को बाहर निकाल देता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। हाँ जी, तो लेटेस्ट रिसर्च भी आपके पास वही बात करती है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है गार्ड सेल में बढ़ता है, ठीक है, और नंबर 1 थिंग, नंबर 2 थिंग जो ब्लू लाइट होती है, ये दोनों चीज़ें मिलके पोटाशियम आयन की मूवमेंट जो है गार्ड सेल के अंदर उसको बढ़ा देती हैं। गार्ड सेल के अंदर जैसे ही पोटाशियम आयन की मैंने पीछे आपको कहा है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता नहीं, कम होता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी
और ब्लू लाइट पत्ते पे पड़ेगी। आपको पता है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई स्टोमेटा ओपन होना है, जैसे ही लाइट पड़ी स्टोमेटा ओपन होना है। तो यहाँ पे वो लेटेस्ट रिसर्च भी यही कह रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की लो कंसनट्रेशन और ब्लू लाइट, ये दोनों क्या करती हैं, गार्ड सेल के अंदर पोटाशियम आयन की मूवमेंट को बढ़ा देती हैं। जैसे ही पोटाशियम आयन की मूवमेंट बढ़ती है तो स्टोमेटा आपके पास ओपन हो जाता है। और इसी के ऑपोजिट कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और ब्लू लाइट ख़त्म हो गई है, रोशनी ख़त्म हो गई है, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा। क्यों क्लोज़ होगा, क्योंकि पोटाशियम आयन की मूवमेंट जो है वो अपोजिट हो जाएगी, गार्ड सेल के बाहर की तरफ हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ तक आपका लेक्चर ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अच्छा बच्चे, आप लोग पता नहीं देख रहे हो नहीं देख रहे, व्यूज़ तो आते हैं लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चा भी देखता है कि नहीं देखता। अच्छा, बज़ान शुरू हो गई है, रुकें ज़रा 1 मिनट। हाँ जी, तो अज़ान हो रही थी इसलिए मैंने रोका था। आपसे कहना ये था कि आपको चैप्टर आपके लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपनी कमेंट में लिख के पास आउट कर सकते हैं। अभी आई थिंक बच्चे जो ज्वाइन हैं इस ग्रुप में वो बहुत कम है। आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड मसला आ रहा है, आपके पास मोबाइल नहीं है या नेट के इश्यूज़ हैं, आपके जो भी कोई इश्यूज़ हैं, आप हमें अपने कमेंट में लिख के बताएं बच्चों, ताकि हमें पता चले, हम भी बताने वाले पड़े या उसको हल करने की हम लोग कोशिश करें कि आपको क्या मसले आ रहे हैं। बाकी चैप्टर से लेक्चर से रिलेटेड आपको क्लियर ये बुक नहीं नज़र आती, या बुक मैंने आपको वैसे भी बता दी है, जस्ट आपको बताने के लिए कि मैं इस पेज नंबर पे हूँ, इसके लिए मैं ये करती हूँ। बाकी बुक जो है वो मैंने आपको फ़र्स्ट लेक्चर में दिखा दी थी कि ये वाली बुक है जो आप लोगों ने ख़रीदनी है। नहीं तो अगर आप यहाँ से भी देख के भी करना चाहें तो आपको आई थिंक सो अच्छे से क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो इसको साथ के साथ देखते जाएं, देखेंगे तो आपको समझ आएगी। नहीं तो अगर पहले 2-4 लेक्चर आपने स्किप किया हुआ है तो आगे वाले आप लेना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, तो ऐसे समझ नहीं आएगी। बाकी अपने इश्यूज़ आपके जो भी हैं आप हमें बताएं। नहीं तो आप लोग अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ इन कॉन्टेक्ट हो गए, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, नेट नहीं है या कोई भी इशू है, तो आप वो भी अपना कमेंट लिख के बता सकते हो कि भाई हमारे फ्रेंड के साथ ये वाला इशू है, ऐसा मसला है, हम लोग नहीं कर पा रहे, नेट के मसले हैं, ये ऐसे नहीं हो रहा, क्या मसले मसाइल हैं, आप अपने कमेंट में ज़रूर बताओ, ठीक है। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म भी कर दो कि भाई ये वाला चैनल है, इसके ऊपर आ जाओ, यहाँ पे लेक्चर आते हैं आपके कॉलेज के, ऑनलाइन आ रहे हैं, इसको देखना शुरू करो। टाइम से आप लोगों के लिए ही हम लोग दे रहे हैं और आप लोग इसको देखना शुरू करो, ठीक है। बाकी रिलेटेड इसके आपको मैंने 2 थ्योरीज़ कराई हैं आज, ठीक है। इसके अलावा हमने उसकी स्टोमेटा को देखा है, उसके कुछ पॉइंट्स भी देखे हैं, मेन के ओपनिंग या क्लोजिंग में कौन सी चीज़ें मेनली जो हैं वो होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, वो भी हमने देखा है, डिटेल में भी देखा है। इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आवाज़ क्लियर नहीं आती या कोई मसला है तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। देखो इसको, होप सो आप सब ठीक हो गए और पढ़ना भी उम्मीद करती हूँ मैं, आप पढ़ने की भी कोशिश कर रहे होगे, पढ़ रहे होगे, तो ठीक है। अल्लाह हाफिज़।